name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो चैप्टर नंबर 15 है वैसे तो बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर की क्लास का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसका नाम है इस चैप्टर का, और इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस में हम 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया गया है इस हमारे चैप्टर में, जिसके अंदर हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पेश आते हैं इस हवाले से, ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, किडनी फेलियर के हवाले से। इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है होम्योस्टेसिस का। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम मजीद कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हम इसकी पार्ट 1 में पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, हमें उनको समझना है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस के चैप्टर में एक चीज़ है, वो ये कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनकी अपनी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसके मुताबिक चलते आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एक ख़ास मैकेनिज्म है जो उनके अंदर इनहेरिटेड है, जो वो अपनी आबा व अजदाद से उनके अंदर आता है। वो इनहेरिटेड है, एक ख़ास मैकेनिज्म, उसको लेके चलते आ रहे हैं। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म ये है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे जो भी हो, जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, लेकिन हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन हो, बहुत स्लाइट चेंज इन बॉडी हो इंटरनली। इसी के अंदर अब दो चीज़ें आ जाती हैं इसी बात में। वो ये कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा बैरूनी है और इंटरनल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुसलसल उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं, वेदर पैटर्न आता है, पोल्यूशन आती है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने अंदरूनी टेम्परेचर को, अपने अंदरूनी सिस्टम को मेंटेन करने के अमल को, हालांकि रह वो किस में रहे हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उसमें रहते हुए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के अमल को, उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना, एक ऐसे मैकेनिज्म को जिसके तहत उनके इंटरनल एनवायरनमेंट पे कोई हार्म और कोई फ्लक्चुएशन असर ना करे। अगर असर करे भी तो बिल्कुल स्लाइटली चेंज इन इंटरनल कंडीशंस हो, ना कि एक ही दम अंदर वाला सिस्टम जो है वो सारा कोलैप्स कर जाए। इस सारे फिनोमिने को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे प्रोसेस को। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जब बाहर से कोई भी चेंज आती है तो 3 चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इफेक्ट होती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इफेक्ट होती हैं जब भी बाहर से कोई फ्लक्चुएशन आती है। तो वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। इसके अंदर अब हम दूसरी टर्म पढ़ने लगे हैं, वो कौन सी है? ऑस्मो रेगुलेशन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साल्ट्स यानी सॉल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, उसकी कमी या ज्यादती को बैलेंस रखने के अमल को हम किस चीज का नाम देते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का। मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इसी से अब एक बात और लिंक करती है कि पानी की जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी में, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है किस चीज को? वो अफेक्ट करती है एक्सक्रीशन के प्रोसेस को। अगर पानी की तादाद, पानी की मिकदार मेंटेन होगी बॉडी में तो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस ठीक होगा, नहीं तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस इससे अफेक्टेड होगा। एक्सक्रीशन कहते हैं एक्सक्रीट आउट करना, निकालना नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी के अंदर से। तो इसका भी डायरेक्ट लिंक किससे है? वाटर कंसंट्रेशन से। अगर पानी की मिकदार बैलेंस होगी बॉडी में तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस सही तरह से परफॉर्म होगा, नहीं तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी वो नहीं सही तरह, हम उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसलिए वाटर का डायरेक्ट ताल्लुक एक्सक्रीशन के साथ भी है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ भी है। लास्ट पे एक टर्म है इसमें, थर्मो रेगुलेशन।
ये सारी चीज़ें जब बॉडी में मेंटेन होती हैं तो उससे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डेफिनेशन जो हैं एक दूसरे से लिंक कर रही हैं और ये बेसिक्स हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है एक ऑर्गेनिज्म को बैलेंस रखने के लिए एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें थी। आज हमने इसका हाफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, ये इस चैप्टर की बेसिस है। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।